श्री राधा रमण विजयते। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आईडीटी वरदान नोट्स जनवरी 26 के लिए जो एडिशन रिलीज़ हुआ था। उससे हम एक एक करके टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड आज हम करेंगे केस सिनेरियो के ट्रिकी पॉइंट्स। तो रोज़ ऑलमोस्ट एक वीडियो अपलोड होगा और ये जितने भी हमने यहाँ पे कंपाइल कर रखी है चीज़ें वो हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल और टू दी एक्सटेंड आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम केस सिनेरियो ट्रिकी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आपने केस सिनेरियोज नहीं किए हो, जो आईसीआई की पूरे 35 समथिंग कुछ केस सिनेरियोज हैं, अगर आपने वो नहीं करे हो बिल्कुल भी, तो एटलीस्ट आप ये ट्रिकी पॉइंट्स की समझिए, ज़रूर से देख जाना, सो दैट आपको जो मेन एडजस्टमेंट्स हो वो पता हो ऑलरेडी और वो आपके कवर हो जाए इन दी मिनिमम पॉसिबल टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे देखो इसमें किस तरीके से दे रखा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वरदान नोट्स ये पूरा चाहिए हो इन दी हार्ड कॉपी फॉर्मेट इज़ ओनली अवेलेबल, तो आप वेबसाइट से इसको परचेज़ कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वैसे भी बता देती हूँ, www.rjlearninghub.in। इसके अलावा भी आपको हमारी नोट्स या बुक्स वगैरह चाहिए, वो सब आप वेबसाइट से एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे ये केस सिनेरियो के पॉइंट्स कंपाइल कर रखे हैं। सो फर्स्ट आई हैव रिटन दी पॉइंट्स और फिर मैंने सामने उनका रेफरेंस भी दे रखा है। तो अगर आपको कोई रेलेवेंट पॉइंट ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मुझे एक बार प्रैक्टिकली भी चेक करके देखना है कि आईसीआई ने इसको किस तरीके से पूछ रखा है, तो मैंने रेलेवेंट केस सिनेरियोज़ का यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। तो आप रेलेवेंट केस स्टडी को जाके भी रेफ़र कर सकते हो पर्टिकुलर पॉइंट को प्रैक्टिकली चेक करने के लिए। ठीक है, सो देखो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आईसीआई टेस्ट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट द पॉइंट सेज, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफ वन स्टेट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग सी और एसजीएसटी लाइबिलिटी ऑफ अनदर स्टेट। इस पॉइंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सी और एसजीएसटी है आपके पास महाराष्ट्र का और आप रजिस्टर्ड हो कहाँ पर? राजस्थान में। सो अब आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी जितनी भी आ रही होगी वो राजस्थान में आ रही है। सो दिस पॉइंट इज सेइंग कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास महाराष्ट्र का सी और एसजीएसटी अवेलेबल है, तो आप इस सी और एसजीएसटी का यूज़ नहीं कर सकते हो, उसका आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते हो फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी अगर आप सिर्फ राजस्थान में ही रजिस्टर्ड हो। मतलब अगर आपके पास महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन एडिशनली नहीं है तो आप महाराष्ट्र का सी और एसजीएसटी यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो एग्जाम्पल लिया है, कोई भी एक स्टेट हो सकता है और आप एक स्टेट की सी और एसजीएसटी का आईटीसी यूज़ करना चाहते हो अगर दूसरे स्टेट के सी और एसजीएसटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, अब ये जनरली पॉइंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे मान लो होटल वाले केस में आपको बहुत बार आईसीआई इस पर टेस्ट करती है। तो आईसीआई क्या करती है, पूछती है कि आपने फॉर एग्जांपल आप हो तो राजस्थान के, पर आप किसी मीटिंग, बिजनेस मीटिंग आपने महाराष्ट्र में रखी, वहाँ पे आपने होटल बुक करवाया और उस पर आपको बेसिकली आईडीसी का अवेलमेंट वो पूछ लेते हैं। अब इस केस में होता क्या है, जो होटल है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, सपोज मुंबई में लोकेटेड है, तो सप्लायर कहाँ का है? मुंबई का। अब प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजंस अगर आप अप्लाई करोगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। सप्लायर महाराष्ट्र का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, तो सी और एसजीएसटी लगता है, तो महाराष्ट्र का सी और एसजीएसटी चार्ज होगा। अब आप हो कहाँ? राजस्थान में, तो आप राजस्थान की जीएसटी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो विद दिस महाराष्ट्र का जीएसटी। सो यहाँ पर आईटीसी आपको नहीं मिलता है। ठीक है, सो अगर आप जनरल प्रोविजन आईटीसी का ब्लॉक क्रेडिट वगैरह लगाओगे तो वो तो यहाँ पे कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई ब्लॉक क्रेडिट का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, बट स्टिल यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाता है ब्लॉक ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीज़न। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इतना डिटेल में भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस या क्लाउड सर्विसेज, अगर आपको कहीं भी क्लाउड सर्विसेज दिखे, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस दिखे, तो उसको हमें क्या मानना है? OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ठीक है, सो इनका केस मिले तो OIDAR वाले जो प्रोविजन है वो हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे। और OIDAR से रिलेटेड ही एक और पॉइंट है, तो वो भी साथ में समझ लेते हैं कि OIDAR के केस में टैक्सेबिलिटी कैसे आती है। तो अगर OIDAR सर्विसेज फॉरेन सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिपेंट को प्रोवाइड करता है ना, कि जो इंडिया में जो लोग रेसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड है,
तो गवर्नमेंट कहती है कि इन रजिस्टर्ड लोगों के ऊपर ही लाइबिलिटी शिफ्ट कर दो, तो आरसीएम में यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आती है। पर अगर इंडिया वाले जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि अब OIDR सप्लायर को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर इसके केस में OIDR सर्विस सप्लायर को पकड़ा जाता है और FCM में टैक्सेबिलिटी आती है। रेसिपेंट रजिस्टर्ड तो RCM, रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड तो FCM। थर्ड पॉइंट, holding or subsidiary companies are not merely establishment of a distinct person for the purpose of complying with conditions of export of service। इसी सेम पॉइंट पे अभी RTP जो रिसेंट आपकी जनवरी अटेम्प्ट की RTP, उस पर भी ये टेस्ट किया गया था, इस सेम पॉइंट ही। सो देखो, इसीलिए ट्रिकी पॉइंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको नहीं किया होगा तो आपको कहीं ना कहीं अटकना पड़ ही जाएगा, चाहे वो MCQ में टेस्ट हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में टेस्ट हो। इस पॉइंट का देखो बेसिकली मतलब क्या है। हम एक्सपोर्ट की कंडीशंस पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, उसकी फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है कि जो दोनों एंटिटीज़ है, सप्लायर और जो रेसिपेंट है, वो आपस में मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। अगर वो मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट नहीं मानोगे, आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानोगे। सो अगर मान लो एक एंटिटी है और USA में उसकी ब्रांच है, तो ये आपस में मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, इसलिए इसको एक्सपोर्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन ब्रांच के केस में तो क्या होता है कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता ब्रांच का, वो हमारे बिहाफ पे बस काम कर रही होती है। पर अगर हम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो दोनों का लॉफुली एक लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इन दोनों को आप इसलिए मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट नहीं कर सकते हो, इनको आप सेपरेट एंटिटीज ट्रीट करोगे। इसलिए जो एक्सपोर्ट की कंडीशन है कि मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज़ के केस में सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज़ के आपस में कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसको हम एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में कवर कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं बताऊं तो अगर ब्रांचेस के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसको हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती। पर होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में इनको नहीं रखते हैं और इसलिए एक्सपोर्ट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो जिसके केस में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट हो रहा है वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं सेटिस्फाई होगा, और जिसके केस में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो रहा वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, interest on delayed payment collected from customers for general sales is taxable, while interest received on FDs etc. from a bank is exempt। तो आपको ये भी समझना होगा कि कब तो हम एग्जेम्पशन में देखते हैं, क्योंकि हम एग्जेम्पशन में पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है बैंक वगैरह से, FD पे, इन सब पे, तो वो तो क्या है, एग्जेम्प्ट है। पर दूसरी तरफ हुए में हम इंटरेस्ट को टैक्सेबल भी कर देते हैं। तो ये क्या पूरा मसला है, समझो। अगर हमें FD, सेविंग अकाउंट या किसी भी अकाउंट्स पे हमें बेसिकली क्या किया है, मनी किसी को दिया है, अपना पैसा किसी को दिया है लोन पर, है ना, या अपना पैसा कहीं डिपॉजिट करवाया, उससे हमें इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो दैट इज़ एग्जेम्प्ट अंडर GST। लेकिन आपने क्या करा है, एक मेन सप्लाई करी है विच इज़ टैक्सेबल अंडर GST। ठीक है, अब उसी सप्लाई का आपको मान लो डिले पेमेंट रिसीव हुआ है, तो इस डिलेड पेमेंट के कारण आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो। ठीक है, इंटरेस्ट या कोई भी अदर चार्जेस रिसीव करते हो विच इज़ एसोसिएटेड, विच इज़ लिंक्ड विद दिस मेन सप्लाई, तो फिर ये इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्यों हो जाएगा टैक्सेबल? बिकॉज दिस इंटरेस्ट इज एंसिलियरी सप्लाई एंड द मेन सप्लाई इज टैक्सेबल। तो यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, विच सेज कि जो जिस रेट से प्रिंसिपल सप्लाई को टैक्सेबल कर रहे हो उसी से आप इंटरेस्ट को भी टैक्सेबल कर देते हैं। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। ना कुछ लोगों को इसमें हो जाता है कन्फ्यूजन, सो ये पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइसेंस फी पेड टू FSSAI इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कई बार जैसे ये गवर्नमेंट की कुछ एंटिटीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि गवर्नमेंट से लिंक्ड होंगे या कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह होंगे, तो हमें लगता है इनके केस में तो या तो ये एग्जेम्प्ट होगा या फिर RCM आ रहा होगा।
इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे आपको मैंने क्लैरिफाई किया है कि अगर FSSAI से आपको कोई सर्टिफिकेशन मिल रहा है या आप उनको कोई लाइसेंस फ़ी वगैरह पे कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग कोई भी चार्जेस पे कर रहे हो, तो उसके केस में FCM लगता है, मतलब ये पर्टिकुलर एंटिटी GST चार्ज करेगी, GST पे करेगी। 7th है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू एन अनरजिस्टर्ड GTO, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर या लोकल ट्रक ओनर, नॉट GTA। GTA के केस में तो हम RCM लगाते हैं या अगर GTA खुद लाइबिलिटी ले लेता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा, तो वो उस तरीके से GST पे हो जाता है। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड कोई और है, लोकल ट्रक ओनर है या गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, नॉट एजेंसी, सो उसके केस में कोई RCM नहीं लगता है, ठीक है। बिकॉज रोड से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसके केस में या तो GTA हो या फिर कुरियर एजेंसी हो, तभी टैक्सेबिलिटी आती है, अदरवाइज एग्जेम्पशन में फॉल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई RCM नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। देन ओनली लेस देन 5,000 रुपीज़ का अमाउंट इज कंसिडर्ड एज माइनर ब्रीच फॉर GST पेनल्टी प्रोविजंस इवन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 5,000 इज नॉट माइनर ब्रीच। सो यहाँ पे ये लेस देन वाला पॉइंट ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है कि 5,000 से कम होगा तो ही आप उसको GST पेनल्टी प्रोविजंस के लिए माइनर ब्रीच मान सकते हो। अदरवाइज अगर इक्वल्स टू 5,000 भी हो गया ना, तो वो माइनर ब्रीच कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इन पॉइंट्स का अगर आपको डिटेल में भी, पूरी केस स्टडीज़ मैंने डिटेल में भी सॉल्व करवा रखी है, तो यूट्यूब पे मैं आप लिंक भी डाल दूंगी या तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए सोल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 9th पॉइंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स अलॉटेड टू एम्प्लॉयज इज एग्जेम्प्ट। आप क्या कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, किससे, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स से, जो आपने किसको दिए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को। वो एग्जेम्प्ट क्यों है, क्योंकि आपने क्या किया है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किया है, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सनस को, तो उसके केस में GST में एग्जेम्पशन दे रखी है, इसलिए एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन टेकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज एंटाइटल्ड टू टेक ITC फॉर इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स फॉर्म और फिनिश्ड गुड्स का फॉर्म में ऑन द डे इमीजिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आप कब का ITC लेते हो, आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उससे एक दिन पहले का, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली डेट से एक दिन पहले का सॉरी, हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से शॉप्स by CGSGUTLA like municipal corporations to a registered person is taxable under RCM. So इस पर भी कभी कभी ये एडजस्टमेंट जनरली देखने को मिल ही जाता है कि अगर ये सारी एंटिटीज़ क्या कर रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है, CGSGUTLA, जैसे शॉप हो गया, ये कोई भी चीज़ रेंट पे दे रही है, किसको दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो फिर ये रजिस्टर्ड पर्सन की लाइबिलिटी होती है कि वो RCM में टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट, रेंट रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन फॉर इट्स एम्प्लॉयज इज टैक्सेबल अंडर RCM, नॉट एग्जेम्प्ट। अब इस केस में क्या है, देखो हमने यहाँ तो पढ़ा था कि हम अपने एम्प्लॉयज़ से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हैं और एम्प्लॉयज़ से हमें रेंट आ रहा है, ठीक है। उसके केस में तो एग्जेम्पशन है, क्यों, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आप रेसिडेंस के लिए दे रहे हो। पर यहाँ क्या पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, कि कोई पर्टिकुलर एंटिटी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रही है, रेंट पे किसी और से ले रही है क्वार्टर्स और फिर अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है। उसका रेंट जो पर्टिकुलर क्वार्टर्स वाले सप्लायर को मिलेगा, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो दे रहे हो, पर किसको दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो। अब रजिस्टर्ड पर्सन उसको फर्दर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। यहाँ पर जो सप्लायर है, मैं मान लो मेरे पास क्वार्टर्स है, मेरे पास घर है,
एंड मैं अब ये किसी मान लो सपोज़ SBI के एम्प्लॉयज़ के लिए दे रही हूँ। मैं किसको दे रही हूँ? मैं पैसे चार्ज करूँगी SBI से। SBI क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है। सो यहाँ पर RCM में टैक्सेबिलिटी आएगी, SBI को इस पे टैक्स देना पड़ेगा अंडर RCM, ठीक है? भले ही इसका यूज़ फर्दर कौन करने वाले हैं? एम्प्लॉयज़ जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं देखने को मिलेगी। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? SBI इसको फर्दर किसको दे रही है? अपने एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ से सपोज़ पैसा भी चार्ज कर रही है। मैंने सपोज़ 1 लाख पर मंथ में अपने घर के रूम्स दिए SBI को रेंट पे, ठीक है? SBI क्या करेगी? इस पे RCM में टैक्स लगाएगी। अब SBI फर्दर ये पूरा का पूरा पैसा अपने एम्प्लॉयज़ से चार्ज कर लेती है सपोज़, ठीक है? एम्प्लॉयज़ से SBI को जो 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट रहेगा। पर जो SBI ने मुझसे लिया उसके ऊपर SBI को RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप दिस ट्रांजैक्शन इज़ वेरी क्लियर। नाउ tires purchased for trucks used for providing transportation services by a GTA who has not opted FCM is not eligible for ITC because RCM outward supply is exempt supply and ITC is not available on goods or services used for making exempt supplies. पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्या बोला है? सपोज एक GTA है, इसने क्या कर रखा है? फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना ऑप्ट नहीं कर रखा, तो वो ITC भी ऑब्वियस बात है अवेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज RCM आउटवर्ड सप्लाई है ना, जो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो उसने खुद ने तो FCM ऑप्ट नहीं किया, इसका मतलब RCM में टैक्सेबल होगा, जो रेसिडेंट होंगे वो टैक्स पे करेंगे। तो उस GT के लिए तो ये क्या हो गई? RCM आउटवर्ड सप्लाई, और RCM आउटवर्ड सप्लाई GST में एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जनरली मिस हो जाता है जब भी हम इवन हम जब रूल 42 43 के लिए रिवर्सल करते हैं ना, उसमें भी ये पॉइंट बहुत कंसिडर होता है और ये बहुत इजीली मिस हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना। सो अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग तो आप कोई ITC अवेल नहीं कर सकते हो। तो उसी की तरह जैसे इस पर्टिकुलर केस स्टडी में टायर्स हमने परचेज किए थे, तो उसका ITC आप ऑब्वियसली नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट है कंसिडरेशन पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी टू अ फॉरेन supplier. Said machinery was sent to foreign supplier for carrying out repair work on the same. Since location of supplier and place to supply are outside India, said repair services are not liable to GST and so no ITC and no RCM. आप अपनी मशीनरी का रिपेयर करवाना चाहते हो, हम उसके लिए पैसा एक फॉरेन सप्लायर को, मतलब हम फॉरेन में भेज रहे हैं मशीन को रिपेयर होने, रिपेयर वर्क उस पर्टिकुलर सप्लायर के प्रेमाइसिस में होगा, मतलब आउटसाइड इंडिया होगा, और जो सप्लायर है वो भी फॉरेन में लोकेटेड है, सपोज US में लोकेटेड है, US में इसका रिपेयर वर्क परफॉर्म होगा। सो इसके बेसिस पे रिपेयर जहाँ पे परफॉर्म हो रहा है प्लेस सप्लाई वो हो जाएगा एज पर सेक्शन 13, और सप्लायर भी आउटसाइड इंडिया का है, ठीक है। सो इसके केस में दोनों ही क्या हो गए? आउटसाइड इंडिया लोकेटेड हो गए। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन GST में टैक्सेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो सप्लायर तो GST के एम्बिट में आ नहीं रहा क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। RCM हम देखते हैं तो RCM तब लगता है जब ये इंपोर्ट के डेफिनेशन सेटिस्फाई करता। अब इंपोर्ट और सर्विसेज के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या? कि रेसिपेंट इंडिया का हो, चलो रेसिपेंट तो इंडिया का है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया का हो, सप्लायर भी आउटसाइड इंडिया का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया होना चाहिए। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है? आउटसाइड इंडिया हो रहा है। सो यहाँ पे इंपोर्ट की डेफिनेशन क्या नहीं हुई? सेटिस्फाई हुई नहीं। इंपोर्ट नहीं है तो मतलब RCM भी नहीं आ पाएगा, RCM नहीं आएगा तो FCM तो वैसे भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन पे क्या लगेगा? GST लगेगा? GST ही नहीं लगेगा। GST नहीं लगेगा तो ऑब्वियस बात है ITC भी इसका आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इफ एन एंटिटी हैज़ 2 यूनिट्स, एक SEZ में लोकेटेड है और दूसरी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया DTA में है, विद एग्रीगेट टर्नओवर ऑन पैन बेसिस मोर देन 5 करोड़ रुपीज़। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ हो जाता है तो उसके केस में आपके ऊपर E-इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। सो इसके केस में क्या होगा? E-इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट तो आपके ऊपर आएगी,
क्योंकि हम एग्रीगेट टर्नओवर देते हैं पूरा पैन बेसिस पे। पैन बेसिस पे जब हम देखेंगे तो ये SEZ वाली यूनिट का टर्नओवर भी इंक्लूड करेंगे और DTA वाली यूनिट का भी इंक्लूड करेंगे। तो दोनों का कंबाइन करके हम ये 5 करोड़ की लिमिट चेक करेंगे। अब चेक हो गई, एक्सीड कर रही है, तो मतलब ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि SEZ यूनिट्स के लिए ई इनवॉइसिंग एग्जेम्प्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट अप्लाई तो करेंगे, लेकिन सिर्फ किस पे करेंगे, DTA वाली यूनिट पे करेंगे। सेल्स यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Next, no ITC is available on payment to unregistered body corporate for security services as GTA is not payable, as GST is not payable under RCM and unregistered supplier will not charge GST. अगर क्या हो रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए पेमेंट किया जा रहा है किसको, अनरजिस्टर्ड बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है। तो इसका मतलब सप्लायर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है। RCM की एंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में क्या कहती है कि अगर कोई अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा सिक्योरिटी सर्विसेज, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा, पर उसके लिए सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। यहाँ क्या हो गया, सप्लायर अगर मान लो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है तो इसका मतलब RCM तो नहीं आएगा, ठीक है। अब RCM नहीं आएगा तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। फॉरवर्ड चार्ज आएगा तो सही, पर यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड चार्ज के लिए ये सप्लायर रजिस्टर्ड भी तो होना चाहिए। सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड। तो इसके केस में RCM आया नहीं, फॉरवर्ड चार्ज आया तो, पर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड होने के कारण GST नहीं लगा इस ट्रांजैक्शन पे। तो अगर GST नहीं लगा तो ऑब्वियस बात है ITC भी आपको नहीं मिलेगा। सो देयर विल बी नो ITC ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। Next, no ITC is available on loading and unloading charges paid to laborers, as laborers would not have charged GST on such supply. देखो, लेबरर्स को आप अनलोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पे करोगे, उसके ऊपर आपको ITC क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा हमने कोई RCM एंट्री तो पड़ी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे RCM तो लगता नहीं है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जेम्पशन एंट्री भी ऐसी हमने कोई पढ़ी नहीं कि लेबरर्स के लिए कोई एग्जेम्पशन दे रखी है, तो देयर इज़ नो एग्जेम्पशन ऑल्सो। फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पे लगना चाहिए, पर फॉरवर्ड चार्ज लगने के लिए अभी हमने देखा कि सामने वाला जब रजिस्टर्ड होगा तभी तो GST चार्ज करेगा। सो यहाँ पे इन जनरल यही एज्यूम किया जाता है कि लेबर से रजिस्टर्ड नहीं है। इन एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। सो इन्होंने GST चार्ज किया नहीं होगा, GST चार्ज हुआ ही नहीं जब ट्रांजैक्शन पे, तो ITC अवेल कहाँ से करोगे। देन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अमेंडमेंट आया, ध्यान देना इस पॉइंट पे भी। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड कर रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर क्या होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। किसको, रेसिपेंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, तो RCM में GST अप्लाई होता है, अदरवाइज RCM नहीं लगता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर स्पॉन्सरशिप फ़ी किसी कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को पे करी, तो फिर यहाँ पे GST कौन पे करेगा, दिस कंपनी विल पे, क्योंकि रेसिपेंट कौन है, कंपनी, जो पेमेंट कर रहा है दैट विल बी रेसिपेंट, और सप्लायर कौन है, पार्टनरशिप फर्म है सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे RCM आएगा और कंपनी RCM में GST लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगी, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप के लिए सप्लायर तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, और यहाँ पे रेसिपेंट भी स्पेसिफिक है, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म दोनों में से एक होने चाहिए। नेक्स्ट, फेलियर टू डिस्प्ले GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GSTN एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में रिजल्ट इन पेनल्टी अप टू 25,000 रुपीज़ अंडर सेक्शन 125 जो जनरल पेनल्टी प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। देन यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स, GST में हम यूजफुल लाइफ क्या मानते हैं कैपिटल गुड्स की, 5 years, कहाँ से, इनवॉइस डेट से। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, इन सब के लिए जो भी एडिशनल अमाउंट्स हमें रिसीव हो रहे हैं उनके लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं, जब ये हमें एक्चुअली रिसीव होते हैं। सो ऑलवेज डेट ऑफ रिसीविंग सच अमाउंट्स, एडिशनल अमाउंट्स। देन अटेस्टेशन एंड अदर चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट mentioned separately on invoice is excluded from value of supply, being a pure agent service.
सो फॉर एग्जाम्पल, आप एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हो अपनी एंटिटी को, ठीक है। अब इसके लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेंगे, आपका MOA वगैरह क्रिएट होगा, MCA पे फाइलिंग फ़ीस आपकी जो है वो लगेगी, और उसके अलावा मैं कुछ अपनी प्रोफेशनल फ़ीस भी लूँगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, मैंने इस ट्रांजैक्शन के लिए 20K तो अपनी प्रोफेशनल फ़ीस चार्ज करी, और ROC मान लो या MCA वगैरह के जो खर्चे थे वो सपोज एडिशनल 5000 थे, ठीक है। टोटल 25K मैंने यहाँ पे चार्ज किया आपसे, और इनवॉइस पे मैंने इसी तरीके से इंडिकेट किया है कि प्रोफेशनल फ़ीस मेरी 20,000 है, 5,000 रुपये ROC MCA के चार्जेस हैं। तो इसके केस में GST सिर्फ 20K पे लगेगा, और जो ये 5K का अमाउंट है दैट इज़ गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, या इसको हम वैल्यू सप्लाई में से एक्सक्लूड कर देंगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, ठीक है, नॉट टैक्सेबल। पर अगर मैं सीधा लिख देती 25K फॉर दिस एंटायर वर्क, ठीक है, जो भी मैंने आपको पूरा MCA का या आपका पूरा रजिस्ट्रेशन किया, कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसके मैंने आपसे 25K चार्ज किए, तो फिर उसके केस में पूरे 25K पे GST लगता। सो यू हैव टू सेपरेटली इंडिकेट इन इनवॉइस, आपके इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन होना चाहिए, तब ही हम इस 5K को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू सप्लाई से एक्सक्लूड करने का मतलब सिर्फ 20K पे GST चार्ज होगा, और वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करते हैं 25K पे चार्ज होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप प्योर एजेंट की तरह ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्योर एजेंट की तरह आपने सर्विसेज दी हैं। सो जो आपने सिर्फ एक तरीके से किसी के बिहाफ पे काम कर दिया, उसको हम वैल्यू सप्लाई में से एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज वो खुद के चार्जेस तो थे नहीं आपके, है ना। वो अगर सामने वाला खुद से डायरेक्टली भी पे करता तो उसके लगते ही उतने चार्जेस, तो उस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें क्या दे रखा है, लेट्स सी, सो इट सेज इफ वन ब्रदर is doing job or has business, they are not treated as wholly or mainly dependent on other. Suppose मेरा भाई है and I say कि my brother has a business in Gurgaon or he has a job in Gurgaon, है ना, इस टाइप से मैंने कोई ट्रांजैक्शन दिया, और US whatever, ठीक है। सो इससे क्लियर है ना, मैंने जैसे ये लाइन बोली कि ही इज़ डूइंग बिजनेस और ही इज़ हैविंग अ जॉब देयर, सो इससे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि वो मुझ पर डिपेंडेंट तो नहीं होगा, ठीक है। सो जब हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं, फैमिली की डेफिनेशन देखते हैं, उसमें एक पॉइंट होता है कि अगर आपकी स्पाउस की मैं बात करूँ, आपके खुद के चिल्ड्रन की मैं बात करूँ, तो उसके केस में ये डिपेंडेंसी वाला रूल हम चेक नहीं करते, दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ योर फैमिली, दे आर ऑलवेज कंसिडर एज योर रिलेटेड पर्सन। लेकिन जब हम ब्रदर्स सिस्टर्स की बात करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, तो सिबलिंग्स और ग्रैंड पेरेंट्स के केस में ये डिपेंडेंसी वाला रूल भी चेक किया जाता है कि अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो ही हम उनको क्या ट्रीट करेंगे, एज योर फैमिली और एज योर रिलेटेड पर्सन। सो अगर मैं कहती हूँ मेरा भाई का बिजनेस है या वो जॉब करता है, तो वो मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, होली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए, ये और क्राइटेरिया है। सिर्फ डिपेंडेंट नहीं, होली और मेनली, मतलब या तो पूरी तरीके से या मेनली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो इसके केस में फैमिली की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आप रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे। सो इस केस में जब आप रिलेटेड पर्सन नहीं हो, अब आप उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हो अपने बिजनेस के केस में, ठीक है, भले ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बोले एक्सट्रीमली हैवी डिस्काउंट पे आपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है, व्हाटएवर, ठीक है, इस केस में या नील वैल्यू पे भी किया है, तो भी जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन आपने किया है वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, नो changes would be made, no rule 28 would be applied, rule 29 or 28 would be applied over here, ठीक है। सो यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, रिलेटेड पर्सन ही नहीं है जब आपके, तो हम रूल्स में फंसेंगे ही नहीं। जब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो जो आपका प्राइस है वही सोल कंसिडरेशन ट्रीट होता है। और ये पॉइंट भी एडिशनल भी मैंने लिख रखा है कि स्पाउस और चिल्ड्रन के केस में ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगता। नेक्स्ट है, ई वे बिल की वैलिडिटी स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है।
सो ई-वे बिल की वैलिडिटी हमेशा मिडनाइट से स्टार्ट होगी। आप जो भी डेट पे खड़े हो ना, उसके एक डेट आगे ले लो और 00.00 लगा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टाइम आपको अभी दे दिया कि अभी बज रहे हैं, आपने जब ई-वे बिल जनरेट किया उस टाइम पे सपोज़ 6 दिसंबर 2025 के बज रहे हैं 1 रात के 1:25। और एक केस मैं आपको दे देती हूँ कि 6/12/2025 के ही दोपहर के 13:25 हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ही केस में ई-वे बिल की वैलिडिटी कब से स्टार्ट होगी? 7 तारीख को, 6 तारीख को कर दो +1 करके 7 तारीख, और टाइम को कर दो 0000, यहाँ से आपकी वैलिडिटी स्टार्ट होती है, ठीक है। सो जो भी आपको 1 डे 2 डे जो भी ऐड करना होता है ना, वो यहाँ से आप प्लस करके ऐड करोगे अब, ठीक है। सो जो टाइम आप स्टार्ट करोगे वो यहाँ पे, अब जो भी आप सपोज आपके पास 2 दिन का टाइम है तो 2 डेज इस वाले टाइम में ऐड होंगे, ना कि इस वाले टाइम में। इन वाले टाइम में ऐड नहीं होगा, इस टाइम में ऐड होगा, ठीक है। बहुत सिंपल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ भी लेते हैं कि ई-वे बिल वैलिडिटी स्टार्ट्स फ्रॉम मिडनाइट ऑफ द फॉलोइंग डे, दैट इज next day's immediate start at 0000 in midnight, irrespective of exact time of its generation. Got it? Next है services provided to charitable or religious trusts. ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा है टू। चैरिटेबल ट्रस्ट जो सर्विसेज देती है उसके केस में तो हम फिर भी देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, योगा वगैरह उन सब का हम चेक करते हैं। बट यहाँ पे कौन सा केस दे रखा है? यहाँ पे तो बोल रखा है कि हमने सपोज आई एम अ पर्सन एंड आई एम गिविंग सर्विसेज टू दीज एंटिटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट को, रिलीजियस ट्रस्ट को मैं सर्विसेज दे रही हूँ। वो क्या है? रेसिपेंट है। अगर ये रेसिपेंट हैं तो मैं इनको जो सर्विसेज दे रही हूँ उसके लिए जनरली जब तक कोई स्पेसिफिक एग्जाम्शन एनजी में फॉल आपको करता हुआ नहीं दिखे, देयर वुड बी नो एग्जाम्शन, सो इनके ऊपर जीएसटी आराम से लगेगा। दीज विल नॉट बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, ठीक है, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, इफ अ वेयरहाउस ऑपरेटर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, देन ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन यूनिक एनरोलमेंट नंबर। क्या अगर आप वेयरहाउस ऑपरेटर हो तो आपको स्पेशली, आप भले ही जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए रिक्वायर्ड नहीं हो तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब, लेकिन एटलीस्ट आपको एक एनरोलमेंट नंबर जीएसटी पे लेना होता है, ठीक है, सो दैट आपको गवर्नमेंट ट्रैक तो रख सके आपको जीएसटी पे नहीं करना, बट आपका ट्रैक रखने के लिए गवर्नमेंट ही आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट डाल रखी है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर, रजिस्टर्ड इन मोर देन 1 स्टेट और यूटी, हैविंग सेम पैन। आपके पास सेम पैन पे आपकी सारी मल्टीपल आपने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं जीएसटी में, ठीक है। सो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, पर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मे है यहाँ पे, इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आप ऑब्टेन कर सकते हो एक कॉमन एनरोलमेंट नंबर। अब इस कॉमन एनरोलमेंट नंबर से आप क्या यूज़ कर सकते हो कि आप जब भी आप कहीं भी ई-वे बिल जनरेट करोगे इस पर्टिकुलर नंबर को यूज़ करके आप करोगे। पर हाँ देखो, पहली तो है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ये लेना चाहो तो लो, वरना आप डिफरेंट स्टेट्स का जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर उसी को यूज़ करके ई-वे बिल जनरेट किया करो, जिस भी स्टेट के रिस्पेक्ट में आपको करना है। पर इन केस आप ये कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले लेते हो, उसके बाद फिर आप इस कॉमन एनरोलमेंट नंबर का ही यूज़ करोगे फॉर ई-वे बिल जनरेशन हेंसफोर्थ, ठीक है। सो दिस इज़ अ कैची पॉइंट ओवर हियर, चाहो तो इसको भी एडिशनली लिख सकते हो। नेक्स्ट है, ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड मैंडेटरीली फॉर इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। 50,000 की लिमिट जनरली चेक की जाती है, लेकिन प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके केस में कोई लिमिट चेक नहीं करनी है। यहाँ पे प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर अगर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमें कोई लिमिट चेक नहीं करनी है, ई-वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, a consolidated e-way bill containing details of different e-way bills can be generated even if all e-way bills have different validity periods and it is transporting consignments of different consignees in a single conveyance. देखो,
पहला रूल तो होता है कि वन इनवॉइस इज इक्वल्स टू वन ई वे बिल। मतलब आपको हर एक सेपरेट इनवॉइस के लिए सेपरेट ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। लेकिन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हो। ये क्या है, एडिशनल है। मतलब ये जो नॉर्मल ई वे बिल है वो तो जनरेट करना ही पड़ेगा, आप एडिशनली एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, विच इज़ बेसिकली अ समरी ऑफ ऑल द अदर ई वे बिल्स। ठीक है, बाकी सब ई वे बिल्स की समरी है। किस केस में कर सकते हो कि आप मल्टीपल कंसाइनमेंट्स लेके जा रहे हो एक ही कन्वेंस में, सिंगल कन्वेंस में। ठीक है, भले ही ये जो आप कंसाइनमेंट्स लेके जा रहे हो वो डिफरेंट लोगों के कंसाइनमेंट्स हैं। ठीक है, और इनकी वैलिडिटी पीरियड्स भी आपस में डिफरेंट है, तो भी आप एडिशनली यू कैन जनरेट दिस कंसोलिडेटेड ई वे बिल। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट यू मे जनरेट इट अगैन। ठीक है, और इस कंसोलिडेटेड ई वे बिल का कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ समरी। सो जो ओरिजिनल ई वे बिल्स हैं उनका जो वैलिडिटी पीरियड है वो सबका सेपरेट है, वो ही चलेगा उनके साथ में। ठीक है, ये तो सिर्फ एडिशनल है। ठीक है, देन motor vehicles with whatever sitting capacity if used for making passenger transportation services are eligible for ITC। ठीक है, सो ब्लॉक क्रेडिट के लिए हम चेक करते हैं ना 13 वाली जो लिमिट, वो कुछ देखनी ही नहीं है, सीधा अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए यूज़ हो रहा है तो सिटिंग कैपेसिटी कुछ भी हो डजेंट मैटर, आपको ITC मिल ही जाएगा। Next, services provided as an examiner to ICAI, ICSI, etc. qualifies as what? Supply, but exempt from GST. Note, exempt supplies are also supply. ये भी बहुत अच्छी चीज़ ध्यान में रखने की है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सप्लाई क्या है, हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है ऑफ सप्लाई। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट भी है, एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में आ रहा है, तो भी उसको हम सप्लाई की कैलकुलेशन में तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे शेड्यूल 3 वाले, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज नहीं है जैसे सिक्योरिटीज़, मनी वगैरह, तो उनके केस में तो वो सप्लाई ही नहीं है। पर एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो हम एग्जेम्पशंस चैप्टर में पढ़ते हैं, जितने भी एग्जेम्पशंस, उनके केस में वो सारे ट्रांजैक्शन सप्लाई तो है, सप्लाई की डेफिनेशन वगैरह सबको मीट आउट कर रहे हैं, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, छूट दे रखी है GST से। गॉट इट? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड एज एन एग्जामिनर, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विसेज रहती है ना, ये क्या है, सप्लाई तो है, लेकिन ये क्या है, GST में एग्जेम्प्ट कर दी गई है। सो अगर हमसे पूछे सप्लाई है क्या, बिल्कुल सप्लाई है, पर इन पे GST लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये GST में एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, रिफंडेबल अमाउंट। अब कभी भी आपको रिफंड का कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिखे तो ये ज़रूर से ये वाला फॉर्मूला भी चेक कर लिया करो, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ वो जो फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेशन करके आंसर दे देते हैं। बट भले से ये केस स्टडी एक बार चेक कर लेना, इसको पढ़ने के बाद भी हो सकता है आप चेक करोगे ना तो आपसे गलती हो जाए इस क्वेश्चन में। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, जो हमने 89 रूल 89(4) और 89(5) में जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उनके बेसिस पे मैक्सिमम रिफंड अमाउंट कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, जो भी अमाउंट आ रहा है हम उसको कंसोलिडेटेड बेसिस पे लेंगे, मतलब पूरा CSI का मिक्सचर लेके। अब उसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है। कब चेक करेंगे, एक तो जब हमने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी तब हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था, और जिस पीरियड का हम बेसिकली रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हैं, उस पीरियड की GSTR 3B फाइल करने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था।
ठीक है. सो इट सेज बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ एप्लीकेंट एट एंड ऑफ टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड इज बीइंग कैलकुलेटेड आफ्टर रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B हैज़ बीन फाइल्ड फॉर दैट पीरियड. सो मैंने सपोज मैं जून का निकाल रही हूँ, तो जब मैं जुलाई में 20 जुलाई को सपोज मैंने 3B फाइल कर दी, उसके बाद मेरे ITC कितना बचा हुआ है मेरे क्रेडिट लेजर में. दूसरा, मैंने रिफंड की एप्लीकेशन कब लगाई, सपोज मैंने 20 को फाइल कर दिया, उसके बाद मैंने चेक किया और मैंने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई 25 जुलाई को. ठीक है, इन सब डेट्स पे मैं चेक करूँगी कि मेरे पास क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था और एक मेरा रिफंड के फॉर्मूला से कितना कैलकुलेट हो गया आया. इन तीनों में से जो सबसे कम वाला होगा, गवर्नमेंट जब भी देने का काम आता है गवर्नमेंट लीस्ट लेती है ना. सो जब भी देने की बारी है लीस्ट है. सो यहाँ पर लीस्ट जो भी इसमें से अमाउंट होगा उतने अमाउंट का आपको एक्चुअल में रिफंड मिलता है. क्वेश्चन भी एक बार ज़रूर से ट्राई कर लेना इसका. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ पेड बाय द कस्टमर डायरेक्टली टू द सर्विस प्रोवाइडर एज अ सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने गुड्स सेल करे हैं किसको, सपोज XYZ लिमिटेड को. ठीक है, मैंने कहा इन गुड्स को मेरे फैक्ट्री के गेट तक की जिम्मेदारी मेरी है इन गुड्स की, उसके बाद आप जानो आपका काम जाने. ठीक है, सो यहाँ से अपनी फैक्ट्री तक ले जाने का खर्चा वगैरह सब कुछ आपका है. मैं तो गुड्स आपको गेट पे सौंप दूंगी. अब ध्यान में क्या रखने वाली चीज़ है कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि भाई मैं तो सपोज़ ये मुंबई की है, मैं राजस्थान की हूँ, जयपुर की हूँ. इन्होंने बोला भाई मैं तो यहाँ की किसी लोकल ट्रांसपोर्टर को जानता नहीं हूँ, आप मेरा किसी से एटलीस्ट कांटेक्ट तो करवा दो. तो मैंने कांटेक्ट करवा दिया इनका ABC ट्रांसपोर्टर्स से. अब ABC ट्रांसपोर्टर्स से मैंने इनका कांटेक्ट भी करवा दिया. ठीक है, अब मैंने कहा मैंने आपको उनका नंबर दे दिया है, अब इसके आगे का पूरा आप कांटेक्ट करना उनसे. तो अब XYZ लिमिटेड डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही है इस ABC ट्रांसपोर्टर्स से, पेमेंट भी डायरेक्टली होगा. ठीक है, और जो भी पूरी बातचीत रखेगी वो पूरा XYZ लिमिटेड ABC ट्रांसपोर्टर से पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट करके रखेगा. भले ही ABC ट्रांसपोर्टर्स से इनका कम्युनिकेशन मैंने करवाया है, इंटरेक्शन मैंने करवाया है, स्टिल ये जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है ये मेरे जो गुड्स की सप्लाई वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई पार्ट नहीं था. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई कैलकुलेट करूँगी, गुड्स सपोज 10 लाख के थे, इस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सपोज 50,000 का आया. सो जब मैं अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करूँगी वो सिर्फ 10 लाख का होगा, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज क्योंकि मैंने नहीं दी. पर अगर ये ट्रांसपोर्टेशन भी मैं ही अरेंज करके देती, यहाँ तक की जिम्मेदारी मेरी होती, तो उसके केस में फिर 10 लाख प्लस 50,000 10.5 लाख पे GST लगा दी मैं. पर अभी ट्रांसपोर्टेशन मैंने अरेंज नहीं किया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा. नेक्स्ट, इन अनरिलेटेड पर्सन्स ट्रांजैक्शन फाइनल नेगोशिएटेड ट्रांजैक्शन प्राइस इज कंसिडर्ड. कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा होलसेल प्राइस तो ये है, आर्म्स लेंथ प्राइस ये है, कोई हमें कंफ्यूजन नहीं पालना है. अनरिलेटेड पर्सन से ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो आपका जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, जो अभी आपका सोल कंसिडरेशन है, दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो जो भी फाइनल आपने फाइनली नेगोशिएट करके जो प्राइस आपने ली, पहले सपोज आपने इनिशियली तो बोला कि 35 लाख लगेंगे, लेकिन फिर आपने डिस्काउंट देके फाइनल प्राइस आपकी फाइनल हुई 33 लाख पे, तो 33 लाख जो फाइनल नेगोशिएटेड प्राइस है दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. फिर प्राइस चार्ज फ्रॉम कस्टमर एक्सक्लूड्स सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनी पार्टी रेलिवेंट फॉर other than BOS related issues. For example, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे BOS का जो प्रोविजन है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट. ठीक है, तो BOS में तो जो नॉर्मल प्रोविजन है आप वैसे ही अप्लाई करोगे. पर कभी इस तरीके से लाइन आपको देखने की मिल जाती है, जैसे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये लाइन मिल जाएगी कि प्राइस जितनी चार्ज करिए कस्टमर से उसके ऊपर आप सपोज इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. ठीक है, ये केस स्टडी करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये पॉइंट. तो जो प्राइस आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो, प्राइस चार्ज फ्रॉम कस्टमर अगर कभी क्वेश्चन में दे रखा है, उसका मतलब क्या है कि आप उसमें से एक्सक्लूड करोगे सब्सिडी जो आपको किसी और पार्टी से मिली है. क्योंकि कस्टमर सपोज कोई प्रोडक्ट है 40 लाख का, लेकिन
कोई एनजीओ उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 5 लाख की सब्सिडी दे रहा है, तो मैं कस्टमर से तो कितना चार्ज कर रही हूँ, 35 लाख रुपीज़ ही चार्ज कर रही हूँ ना। सो अब मुझे इंटरेस्ट लेना है, कस्टमर से रिकवर करना है क्योंकि उसने डिले पेमेंट मुझे किया। तो मैं कस्टमर से इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगाऊंगी, 40 लाख पे लगाऊंगी या 35 लाख पे लगाऊंगी? ऑब्वियसली 35 लाख पे लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर देने के लिए लायबल ही 35 लाख रुपीज़ था भाई। So when he was liable for giving me just 35 lakh rupees, why and how can I charge more than that? उस अमाउंट से ज़्यादा मैं उसे चार्ज ही नहीं कर सकती, तो उससे ज़्यादा अमाउंट पर मैं इंटरेस्ट कैसे ले लूँगी, है ना। तो अगर मुझे इंटरेस्ट लगाना है, कुछ भी एडिशनल आपको कह रखा हो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की कि प्राइस चार्ज फ्रॉम कस्टमर है, तो उसके केस में कोई किसी से भी सब्सिडी आपको मिली हो, वो आप ऑब्वियसली लेस करोगी ही करोगे फॉर दिस पर्पज। BOS की जो कैलकुलेशन दैट इज सेपरेट फ्रॉम दिस पॉइंट। देन इफ सम अदर पार्टी डिडक्ट्स TDS और कलेक्ट्स TCS फ्रॉम यू, अगर कोई हमसे हमारा TDS डिडक्ट करे या हमसे TCS कलेक्ट करे, तो उसके केस में गलती से भी नेट GST पेबल इन कैश निकालते टाइम इस TDS TCS क्रेडिट का इफेक्ट देना मत भूलना, क्योंकि हम ITC तो लेस कर लेते हैं, बट ये TDS TCS का क्रेडिट देना जनरली भूल जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। ये आपको मैं स्पेसिफिकली बता दे रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है, इट इज़ मैंडेटरी टू डिपॉजिट GST inadvertently charged and collected on supply even if the supply was ideally exempt। मान लो कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे GST नहीं लगता, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे नहीं लग रहा, लेकिन गलती से उस पर आपने GST कलेक्ट कर लिया कस्टमर से। अब कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करो ही करो, ठीक है। आइडियली उस पर GST नहीं लगना था, आपको कोई GST नहीं वसूलना था, पर आपने अगर एक बार चार्ज कर लिया, कस्टमर से वसूल लिया, तो आप गवर्नमेंट की जेब में डाल दो उसको शांति से, ठीक है। तो इसके केस में अगर आप नहीं डालते हो तो गवर्नमेंट के पास इतना राइट है कि वो आपको 20 साल बाद भी पकड़ सकती है। तो देयर इज़ नो टाइम लिमिट टू इशू SCN फॉर GST inadvertently चार्ज बट नॉट डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। 20 साल बाद भी आपको पकड़ा जा सकता है, तो शांति से जमा करवा दो। Vouchers for identifiable supplies are liable for GST when issued, while vouchers redeemable against any supply are liable for GST when redeemed। अगर हमें पता है कि इस वाउचर को मैं सिर्फ रेमंड की शर्ट परचेज करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, आइडेंटिफाइबल सप्लाई है, मुझे पता है इसके ऊपर कितना GST लगना चाहिए, पता ही है, तो आज ही GST दे दूँ। पर जो ये वाउचर मुझे मिला है, इस वाउचर को मैं किसी भी सप्लाई के लिए यूज़ कर सकती हूँ, किसी भी सप्लाई के अगेंस्ट ये रिडीमेबल है। सपोज मैं इस पर्टिकुलर वाउचर से मिंत्रा पे कुछ भी परचेज कर सकती हूँ, ठीक है। सो इसके केस में क्या है, सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं, कि वो सप्लाई जो भी मैं प्रोडक्ट खरीदूंगी उसके ऊपर कौन सी रेट से GST लगने वाला है पता ही नहीं है आज की डेट में। तो उसी केस में फिर जब मैं फाइनली उसको रिडीम कर लूँगी, मतलब मैं परचेज कर लूँगी वो प्रोडक्ट, तब पता चल जाएगा ना, तो तब उसको हम क्या करते हैं, लाइबल फॉर GST कर देते हैं। फर्स्ट केस में पहले से पता था तो इशू के टाइम पे ही कर दो फ्लेक्सिबल, और सेकंड केस में जब रिडीम होगा तब कर दो। देन इफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बुक्स अ होटल फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग, मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ, मैंने एक होटल बुक करवाया, ठीक है, पेमेंट सपोज जा रहा है उस पर्टिकुलर वेडिंग इवेंट के लिए, जो होटल बुक करवाया उसके लिए सपोज 50 लाख का। अब इसके ITC का क्वेश्चन आता है, क्या मुझे मिल जाएगा। सो कभी कभी तो लोगों को लगता है कि ITC होटल वाले केस में जनरली तब भी नहीं मिलता, जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था ना, कि दूसरे स्टेट का COS GST है, हम अनदर स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रीज़न वो नहीं होगा, यहाँ पर रीज़न क्या होगा कि आप इसको डॉटर की वेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, पर्सनल खर्चा है, इसका ITC मिलेगा क्या, नेवर। ITC इज़ नेवर अवेलेबल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, सिर्फ बिजनेस यूज़ के लिए मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस के कारण ये ITC डिसअलाउ होगा, भले से आप दूसरे स्टेट में हो, सेम स्टेट में हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। गिफ्ट टू एम्प्लॉयज अप टू 50,000 शिल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई
अदरवाइज डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। अगर 50,000 तक का एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देते हो तो सप्लाई नहीं होता, पर उससे ज़्यादा का अगर रहता है अप टू है, ध्यान रखना, अप टू 50,000 इज एग्जेम्प्ट, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई, पर उससे ज़्यादा के केस में डीम सप्लाई हो जाता है शेड्यूल 1 में। नेक्स्ट, ITC रिमेनिंग आफ्टर डिस्चार्जिंग GST लाइबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय फॉर्म ITC 02। जब आप बिजनेस का ट्रांसफ़र करते हो, सारी GST लाइबिलिटी डिस्चार्ज करते हो, उसके बाद भी कुछ ITC बच रहा है तो बिजनेस ट्रांसफ़र में इस ITC को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म GST ITC 02। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, ये GST में क्या है, एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर आपको कभी गोइंग कंसर्न की तरह बिजनेस का ट्रांसफ़र देखे गए तो उसके केस में एग्जेम्पशन रहेगी क्लियरली। देन बोर्डिंग फैसिलिटी विद एजुकेशन इज़ कंपोजिट सप्लाई। तो एजुकेशन क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई हमारी एग्जेम्प्ट है, तो इसके साथ में बोर्डिंग का जो खर्चा रहेगा, बोर्डिंग की जो फीस होगी वो भी GST में एग्जेम्प्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई वाला रूल अप्लाई हो रहा है और प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्ट, तो पूरा ट्रांजैक्शन ही एग्जेम्प्ट। देन PSF और UDF, पैसेंजर सर्विस फ़ी और यूज़र डेवलपमेंट फ़ी, इसके केस में क्या होता है कि पैसेंजर को सर्विस की फ़ी है, यूज़र के डेवलपमेंट की जो ये फ़ीस है, ये फ़ीस चार्ज तो कौन करता है, ये फ़ीस आपके एयरपोर्ट की जो आप टिकट बुक करवा रहे हो, एयरलाइंस जिससे आप टिकट बुक करवा रहे हो, ये चार्ज तो वो करती है, बट एक्चुअली ये लेवी कौन कर रहा होता है, एयरपोर्ट ऑपरेटर, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो आपको पूरी कन्वीनियंस मिल रही है उसके लिए फ़ीस चार्ज हो रही है। पर एयरपोर्ट आपसे चार्ज कैसे करें, तो वो जो एयरलाइंस होती है ना, उनके थ्रू ये पैसा जुड़वाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर होता क्या है कि चार्जेस लेवी कौन करता है, लेवीड बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड आर कलेक्टेड बाय एयरलाइंस एज अ प्योर एजेंट। अब प्योर एजेंट की तरह अगर आप कुछ लेवी करते हो तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होता। तो एयरलाइंस सपोज 10,000 की टिकट है, उसमें 1,000 के चार्जेस है, तो एयरलाइंस तो GST लगाएगी किस, सिर्फ 10,000 वाले पार्ट पे, और एयरलाइंस के टर्नओवर में भी 10,000 वाला कंपोनेंट इंक्लूड होगा, और जो ये 1,000 है ये एयरपोर्ट ऑपरेटर के टर्नओवर में जाएगा, और इसके ऊपर GST भी कौन पे करेगा, ये एयरपोर्ट ऑपरेटर पे करेगा। However, if airport operator pays a separate collection fee for collecting PSF or UDF, then airlines pay GST on such collection charges part also. Suppose 1,000 के कलेक्शन के लिए मैं 1% कलेक्शन फ़ीस भी लेती हूँ, ठीक है, तो ये 10 रुपये की जो मैं फ़ीस ले रही हूँ एडिशनली एज एन एयरलाइन, ठीक है, इंडिगो वगैरह जो भी है, तो ये 10 रुपये पे ज़रूर मेरे को GST लगाना पड़ेगा, ठीक है। एयरपोर्ट ऑपरेटर सपोज अडानी है, एयरलाइंस है इंडिगो की मान लो, ठीक है। सो ये 10,000 इंडिगो का है, GST भी इंडिगो देगी, 10 रुपये भी इंडिगो का है, पर ये जो 1,000 है ये कम्प्लीटली अडानी का रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है, नो GST ऑन कैंसिलेशन चार्जेस इफ द सेम इज एडजस्टेड फ्रॉम इनिशियल बुकिंग अमाउंट बिकॉज GST वॉज ऑलरेडी लेवीड एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑन बुकिंग अमाउंट। सर्विसेज है यहाँ पे, तो एडवांस के टाइम पे GST आपने चार्ज कर दिया होगा, इनिशियल बुकिंग अमाउंट से आप कैंसिलेशन चार्जेस को यूज़ कर रहे हो। सपोज बुकिंग अमाउंट था 5,000 रुपये का, ठीक है, कैंसिलेशन चार्जेस है सपोज 2,000 रुपये के। अब मैं क्या कर रही हूँ, 3,000 तो किसमें से कर दूंगी रिफंड, और ये 2,000 मैं क्या करूँगी, रोक के रख लूँगी। तो मैं ऑलरेडी 5,000 पे GST लगा चुकी होंगी ना, तो अब मेरे को दोबारा से GST नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, ऑल काइंड्स ऑफ क्रेडिट्स अवेलेबल। अगर कभी क्वेश्चन में लिखे तो फिर आपको इसमें ITC, TDS क्रेडिट, TCS क्रेडिट सबका इम्प्लीकेशन देखना होता है। नेक्स्ट, इफ़ OIDR सर्विस सप्लायर्स इज लोकेटेड इन इंडिया, हमने जो ऊपर 2 केस देखे थे वहाँ पे फॉरेन ही था, यहाँ पे अगर वो इंडिया में ही लोकेटेड है तो हमेशा ही FCM लगेगा। अगर फॉरेन में लोकेटेड होता है तब तो क्या देखते हैं कि रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो RCM, रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो FCM, पर अगर इंडिया का ही OIDR सप्लायर होगा तो फिर इंडिया के सप्लायर को ही सीधा सीधा पकड़ लेके FCM लगवा देंगे। DTH सर्विसेज सप्लाइड विद डिश एंटीना एंड केबल्स क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें मेन सप्लाई क्या है,
डीटीएच की सर्विसेज है ना ऑब्वियसली, तो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन दिखे तो हमें जीएसटी कौन सी रेट से लगाना है, सर्विसेज वाली रेट से लगाना है। ये क्या है, एंसिलरी सप्लाई है कि एंटीना लगा दिया, केबल्स लगा दी, ठीक है। रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट फ्रॉम द आउटगोइंग एमडी इज नॉट सप्लाई। अगर आप कोई आपका आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर है, उससे आपने बॉन्ड अमाउंट रिकवर कर लिया, वो टाइम से पहले जा रहे हैं, वट एवर रीज़न, तो फिर उसको हम जीएसटी में सप्लाई नहीं ट्रीट करते हैं। ये आपने इनिशियल जो जीएसटी के बेसिक्स पढ़ते हैं वहाँ हम ये देखते भी हैं, तो ये ध्यान रखना, जनरली मिस कर देते हैं ऐसे पॉइंट्स को, इसलिए लिखा है। नो जीएसटी ऑन बिजनेस असेट गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू अनरिलेटेड पर्सन विल नो आईटीसी अवेल्ड ऑन इट्स परचेज और इट वॉज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। बिजनेस असेट को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, ठीक है। इसके केस में दो ही केस में इसको हम डीम सप्लाई मान सकते हैं, या तो रिलेटेड पर्सन को दिया हो, तो रिलेटेड पर्सन को नहीं दिया, अनरिलेटेड को दिया है, तो फिर कब हम इसको डीम सप्लाई मान सकते हैं, जब इस पर आईटीसी अवेल किया हो। पर हमने आईटीसी भी या तो अवेल नहीं किया, या फिर आईटीसी अवेल ही नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा था, या मान लो क्रेडिट ही ब्लॉक था, है ना। तो इन केसेस में फिर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे डीम सप्लाई शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा, तो इस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा। If a voucher is issued merely as a payment mechanism, then GST is charged at full invoice value without reducing voucher amount. अगर आप वाउचर को सिर्फ ऐसा पेमेंट मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जीएसटी पूरे अमाउंट पे चार्ज होगा विदाउट रिड्यूसिंग दी वाउचर का अमाउंट, ठीक है। तो होटल ने सपोज 25 लाख का बिल बनाया है, 5 लाख तो आपने कंपनी के वाउचर के थ्रू यूज़ कर लिया और नेट पेमेंट आपने 20 लाख का कैश में किया, तो जो जीएसटी चार्ज होगा बाय दी होटल और वट एवर, वो 25 लाख पे ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट्स थ्रू कमर्शियल क्रेडिट नोट्स लीड टू नो जीएसटी इम्प्लीकेशन फॉर बोथ सप्लायर एंड रेसिपेंट, ठीक है। तो अगर कमर्शियल क्रेडिट नोट यूज़ हुआ है, इसका मतलब कोई जीएसटी का ना तो रेसिपेंट के लिए रिवर्सल होगा, आईटीसी का रिवर्सल होगा, और ना ही सप्लायर के जीएसटी लाइबिलिटी को उस मंथ का वो रिड्यूस करने को मिलेगा। सो कोई जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं होगा, इसको हमें एक तरीके से इग्नोर कर देना है। नो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन केस वेयर एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस हो जाता है, इसलिए लिखा है कि अगर एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके ऊपर कोई ई-वे बिल जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स सेटल्ड विदाउट फिजिकल डिलीवरी। अगर फिजिकल डिलीवरी होती है तो उसके केस में तो हम जीएसटी अप्लाई करते हैं, लेकिन विदाउट फिजिकल डिलीवरी के केस में इनको हम सिक्योरिटीज़ मानते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स है फिर तो, और सिक्योरिटीज ट्रीट हो गए तो फिर जीएसटी आ नहीं सकता, क्योंकि ना तो गुड्स है ना सर्विसेज। फिर मंडी टैक्स इज इंक्लूडेड इन वैल्यू सप्लाई फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का क्वेश्चन में पूछे वैल्यू सप्लाई निकालने के लिए, तो मंडी टैक्स वगैरह इंक्लूड होगा, ठीक है। TOS for RCM services is applicable for import of services. Import of services आपको दे रखा हो तो import of services के केस में क्या लगता है, RCM लगता है, ठीक है। तो उसके केस में अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए पूछे, तो जो हम सर्विसेज के केस में RCM वाला प्रोविजन लगाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए, वो सेम इसके केस में भी लग जाएगा। अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हेल्ड होती है, ये भी पॉइंट बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चे, आउटसाइड इंडिया कोई बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड होती है, उसके केस में जीएसटी में एग्जेम्पशन दे रखी है आईजीएसटी से, सो देयर वुड बी नो जीएसटी। अगर कोई ब्लैंकेट सब्सिडी डोनेशन का केस है तो उसको कभी भी वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको इग्नोर कर देना कम्प्लीटली, ठीक है। वैल्यू सप्लाई में आपका ब्लैंकेट सब्सिडी वगैरह इंक्लूड नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वो आपकी एक तो पर यूनिट के बेसिस पे नहीं दी जा रही, मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं दी जा रही, वो ओवरऑल दे दी गई है आपको, इसलिए वो वैल्यू सप्लाई का कभी पार्ट नहीं बनता है। देन सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज आउटसाइड स्कूल कैंपस, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग और एक क्लीनिंग भी यूज़ कर लेना इसमें, ठीक है। HSC की सर्विस अगर आउटसाइड स्कूल कैंपस होगी, सिर्फ स्कूल्स के लिए मिलता है, और वो भी अगर आउटसाइड स्कूल कैंपस हो गई तो वो हमेशा टैक्सेबल होगी, ठीक है। रिकवरी एजेंट सर्विस टू अ ट्रेडर ऑफ गुड्स इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज।
क्यों? क्योंकि आरसीएम में जो हम देखते हैं ना, वो सिर्फ किस किस के लिए होती है? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी। तो आरसीएम लगता है अगर ये तीनों होते हैं तो। पर अगर नॉर्मल किसी ट्रेडर वगैरह का आप रिकवरी एजेंट की सर्विस दे रहे हो तो उसके केस में फिर फॉरवर्ड चार्ज आएगा, कोई रिवर्स चार्ज की एंट्री बिकॉज इसमें है ही नहीं। सो ये हमारी सारी यहाँ पे जो केस सिनेरियोज के ट्रिकी पॉइंट्स से कवर होते हैं, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट थे। फिर भी कुछ जो एक्स्ट्रा अटेंशन वाले थे वो मैंने वहाँ पे मार्क भी करवा दिए हैं, तो उनको और स्पेशल अटेंशन से देख लेना। और अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ डिटेल सोल्यूशन वाले वीडियोस भी रेफ़र कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं पूरी केस सिनेरियोस के सोल्यूशन। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कंटिन्यू रखनी है हमें ये सीरीज़, तो लेट मी नो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम कवर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनका भी भला हो सके। सो आज के लिए इतना ही। राधे कृष्ण।